सभी बालक बालिकाओं को सर्वप्रथम मेरी ओर से नमस्कार। वैसे तो आप अपने परिवारजनों के साथ बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई बहुत समय से बाधित हुई, क्योंकि वर्तमान जो कोविड-19 महामारी चल रही थी, इसकी वजह से क्लासें समय से पूर्व ही समाप्त हो गई थी और आपकी पढ़ाई वो नहीं हो पाई जो आप चाहते थे। लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों की पढ़ाई कराने के इरादे से आपको क्लासें देने का इरादा किया गया और मुझे आशा है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और पढ़ाई भी प्रारंभ करेंगे। वैसे आप लोग काफ़ी समय से आराम अवस्था में थे, अर्थात आपके दिमाग के ऊपर कुछ चर्बी या जंग छाई हुई है, तो उसे अब दूर करना होगा। अर्थात आप थोड़ा सा रुचि लेकर के और पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। तो सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक और कॉपी लेकर के तैयार हो जाए। आप लोगों का जो सिलेबस है वो पूर्ण रूप से बदल चुका। एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया गया है, तो एनसीईआरटी की बुक्स आप खरीदें, पुरानी या नई जो भी है। उसके बाद में बुक से प्रश्न भी हल करने की कोशिश करें। मेथड या फॉर्मूले जो भी हैं वो आपको मैं बताऊंगा। समस्या आए तो आप कमेंट्स करके पूछें। 2 या 3 वीडियो के बाद में उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो पाएगा। तो आप लोग वैसे तो काफ़ी समय से विराम अवस्था में हो, क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से आपकी क्लासेस समय से पूर्व समाप्त हो गई थी, इसलिए बहुत समय से आपका दिमाग विराम अवस्था में है और ये विराम अवस्था में रहना चाहता है गति के नियम के अनुसार, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसे विराम अवस्था में मत रखिए, इसको थोड़ा सा चालू कीजिए। और वैसे तो आपको इतने समय के बाद में मैं दिखाई दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता हूँ, तो उस तरफ आप ध्यान मत देना, आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। तो अपन बदले हुए सिलेबस से यानी एनसीईआरटी की बुक्स में एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो कि बिल्कुल इजी हो, नया हो। तो ये टॉपिक है आपका सदिश, जिसे अंग्रेजी में वेक्टर बोलते हैं। सदिशों का बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, सदिशों का बीजगणित। ये अपना टॉपिक होगा और ये टॉपिक अपने आप में बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। शेष पूरी मैथ के अंदर सभी टॉपिक या प्रश्नावलियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल फ्रीडम है। वेक्टर ऑफ अलजेब्रा। वैसे तो आपने कक्षा 11 के अंदर फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अंदर सदिश के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा। अर्थात डेफिनेशन। ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा और परिमाण दोनों का बोध होता हो, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। दिशा एवं परिमाण
एवं परिमाण दोनों का बोध कराने वाली राशि सदिश कहलाती है, सदिश कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण आदि, ये सभी सदिश राशियां हैं। या अपन यूँ लिख दें 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो ये सभी राशियां आपकी ऐसी हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों का बोध होता है, तो ये सब सदिश राशियां कहलाएंगी। दूसरा अपने पास आता है अदिश भी होती हैं। अदिश राशि ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण का बोध हो, केवल परिमाण का बोध कराने वाली, परिमाण का अर्थ होता है जैसे लेंथ में लंबाई, वेट में वजन, और जिनमें यानी दिशा नहीं हो, केवल उनके वेटेज से मालूम हो, परिमाण वाली राशि वो कहलाएंगी आपकी अदिश राशि। फॉर एग्जाम्पल के रूप में इसमें यदि अपन उदाहरण देखना चाहिए तो आपकी चाल है 10 kg, केवल इसी को व्यक्त कर रहा है। आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई आदि, ये सब अदिश राशियां हैं। तो ये तो इनकी परिभाषा हुई जो कि भौतिक विज्ञान की शाखा में भी आपने पढ़ा है। लेकिन अब अपन आते हैं कि गणितीय रूप में ये सदिश किस प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं, क्या इनके सिंबल होते हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो आप लोगों ने गणित के अंदर रेखाएं खींची होंगी, किसी बिंदु से किसी दिशा के अंदर अपन एक रेखा खींच दें। जैसे मान लो कि आपके पास ये एक बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा ये खींची गई, तो ये तो रेखा कहलाएगी। लेकिन इस रेखा के अंतिम बिंदु बी को भी अपन दर्शा दें, अर्थात रेखा ए से प्रारंभ करके बी पर समाप्त कर दिए, तो ये कहलाता है दिष्ट रेखाखंड। दिष्ट रेखाखंड। और इस दिष्ट रेखाखंड में ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक, और ये अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को क्रम से लिख करके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दे, यही सदिश कहलाता है। अर्थात किसी भी दिष्ट रेखाखंड को हम सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं और जिसे संकेत में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। या फिर इसका दूसरा सिंबल अपन ये भी लिख सकते हैं, ए, स्मॉल ए के ऊपर तीर का चिन्ह लगा दें। तो ये सदिश को दर्शाने का एक संकेत हो गया अपने पास। यानी दिष्ट रेखाखंड में प्रारंभिक अंतिम बिंदु को क्रम से लिखकर तीर का चिन्ह लगाना ही सदिश कहलाता है, जिसको शॉर्ट रूप में अपन ए वेक्टर भी नाम दे सकते हैं, आर वेक्टर भी नाम दे सकते हैं, अन्य कोई वेक्टर। लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ते हैं
ए बी सदिश, या अंग्रेजी में आप बोलेंगे ए बी वेक्टर, इसे बोलेंगे अपन ए सदिश। ये पढ़ा जाएगा, इसको संकेत को, इस संकेत को हम ये पढ़ते हैं, इस संकेत को हम ये पढ़ते हैं। ए बी वेक्टर या स्मॉल ए वेक्टर, तो ये सदिश को दर्शाने का एक तरीका हो गया। लेकिन ये जो दिष्ट रेखाखंड है, इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ को नापा जाए, अर्थात इसकी लंबाई को नापा जाए, तो ये इसका परिमाण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? परिमाण। अर्थात परिमाण का अर्थ होता है दिष्ट रेखाखंड की लंबाई। सदिश व्यक्त करने वाले दिष्ट रेखाखंड की लंबाई, दिष्ट रेखाखंड की लंबाई, और इसको अपन संकेत में इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। संकेत देखिए, दिष्ट रेखाखंड का जो प्रारंभिक बिंदु है उसको और अंतिम बिंदु को क्रम से लिखें। वेक्टर का चिन्ह ऊपर लगा दें, तीर का चिन्ह, और इसके दोनों तरफ इस तरह से मापांक लगा दें, तो ये आपका कहलाता है परिमाण, ए बी वेक्टर का परिमाण। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? ए बी सदिश का परिमाण। या फिर इसको स्मॉल लेटर्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर का परिमाण। तो ये परिमाण का संकेत हो गया। परिमाण का मतलब दिष्ट रेखाखंड की लंबाई। जिस सदिश को अपन व्यक्त कर रहे हैं उस सदिश का जो रेखाखंड बनेगा उसकी लेंथ को ही परिमाण कहता है। और जो ये ऊपर तीर का चिन्ह है ये उसकी दिशा को अंकित करता है। ओके, ये अपने पास सदिश को परिभाषित और संकेतन दोनों हो गए, क्योंकि किसी भी प्रश्नमाला को समझने से पूर्व उसकी ABCD को सीखना जरूरी है। अब आगे अपन चलें इसमें, तो आपके पास आता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है? इसके लिए आपने पूर्व कक्षा 11 के अंदर 3 डायनेमिक्स पढ़ी थी, अर्थात त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी। और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 3 निर्देशांकों को अपन इस तरह से व्यक्त करते थे। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 3 निर्देशांक, अर्थात स्वतंत्र आकाश के अंदर 3 राशियों को व्यक्त करने का संकेत या ग्राफ आलेख की निरूपण करते हैं, तो वो इस प्रकार से करते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों अक्ष जहाँ मिलेंगे वो मूल बिंदु हो गया। मान लिया कि स्वतंत्र आकाश में एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y एंड z। अब इस बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष जो सदिश ज्ञात करेंगे वो ही स्थिति सदिश कहलाता है। P का मूल बिंदु O के सापेक्ष सदिश ही स्थिति सदिश कहलाएगा। किसका स्थिति सदिश? P का स्थिति सदिश। अर्थात मूल बिंदु को अपन P से मिलाएं तो ये आपका एक दिष्ट रेखाखंड बन गया, इसे ही स्थिति सदिश कहते हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी बिंदु का सदिश ज्ञात करना ही स्थिति सदिश कहलाता है। तो आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु
का सदिश ज्ञात करना, सदिश ज्ञात करना ही स्थिति सदिश होता है, स्थिति सदिश कहलाता है। और इस स्थिति सदिश को अपन यहाँ ओपी वेक्टर के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होगा और अंतिम बिंदु पी होगा। तो ये स्थिति सदिश है जिसे हमें आर वेक्टर के द्वारा भी निरूपित करते हैं। और इसका यदि अपन परिमाण, इसकी लेंथ ज्ञात करें, इसकी लंबाई ज्ञात करें तो दूरी वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, अर्थात ओपी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करें तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी वाला सूत्र लगा दें, यानी x² + y² + z², ये इसका परिमाण होगा स्थिति सदिश का। और यदि इस स्थिति सदिश को अपन व्यक्त करें तो P के निर्देशांक x y z है और निर्देशीय अक्षों के, ये निर्देशीय अक्ष x अक्ष है, ये y है, ये z है। निर्देशीय अक्षों पर इकाई यानी इकाई लंबाई, इकाई परिमाण, एक परिमाण का कोई भी सदिश लें तो वो निर्देशीय अक्ष का स्थिति सदिश कहलाता है। उनको क्रम से आई कैप, वाई अक्ष पर होता है उसको जे कैप, और जेड अक्ष पर होता है उसको अपन के कैप। लेकिन ये तीनों के तीनों सदिश मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब इनका परिमाण एक एक है, और इन मात्रक सदिशों को इन दिक् अनुपात यानी इसके जो निर्देशांक हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ें तो अपने पास स्थिति सदिश ओपी वेक्टर प्राप्त होगा। ओपी वेक्टर या इसको स्मॉल आर वेक्टर लिखते हैं, जिसका मान होगा एक्स आई कैप, ये कैप का चिन्ह है ऊपर आई के, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये स्थिति सदिश कहलाता है। और इस स्थिति सदिश के अंदर x, y और z जब कोई भी सदिश इस रूप में आ जाए, अर्थात i, j और k कैप के रूप में आ जाए, तो इन i, j और k कैप जो कि निर्देशीय अक्षों के मात्रक सदिश हैं, इनके गुणांक जो होंगे, गुणांक मीन्स x, y, z, ये गुणांक अदिश घटक कहलाते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? अदिश घटक। तो ये मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ, ये अदिश घटक कहलाएंगे। ये आपका स्थिति सदिश है, कोई भी स्थिति सदिश इस रूप में है तो इसमें अदिश घटक, अदिश घटक, अदिश घटक इसमें x, y एंड z। और सदिश घटक, सदिश घटक, इसके सदिश घटक ये होंगे x आई कैप एक, दूसरा ये, और तीसरा जेड के ऊपर कैप है। ये सदिश घटक कहलाते हैं, ये अदिश घटक कहलाते हैं। यदि स्थिति सदिश में आपको कोई सदिश दे रखा हो तो उनकी तुलना करने के लिए उनके अदिश घटक बराबर होते हैं। तो आप ये नोट के अंदर लिख सकते हैं। वैसे अभी सदिशों की टाइप आपको बताएंगे, लेकिन उससे पूर्व ही आपको बता देता हूँ, स्थिति सदिश के रूप में कोई सदिश हो तो तुलना करेंगे तो दो सदिश इक्वल बराबर होंगे यदि उनके अदिश घटक बराबर हों। दो सदिश, अब दो सदिशों का मैं संकेत ले लेता हूं, यहां पर ए वेक्टर तथा दूसरा बी वेक्टर समान होंगे यदि उनके
अदिश घटक बराबर है, अदिश घटक बराबर हो। और ये जो अदिश घटक होते हैं इनको हम दिक् अनुपात भी बोलते हैं। अदिश घटकों को दिक् अनुपात भी कहते हैं, दिक् अनुपात भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये अपना स्थिति सदिश हो गया। अब इसके बाद में आता है सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार निम्न हैं। ये लगभग 6 प्रकार के सदिश अपनी बुक में दे रखे हैं। शून्य सदिश, मात्रक सदिश, सयादम सदिश, समान सदिश, संरेख सदिश और ऋणात्मक सदिश। शून्य जो सदिश है वह सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण शून्य हो। शून्य सदिश कहलाता है और इसे शून्य वेक्टर या ओ वेक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। ये इसका संकेत है। दूसरा आता है मात्रक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो वह मात्रक सदिश कहलाता है। जैसे निर्देशीय अक्षों के मात्रक सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं, उनके परिमाण एक एक होते हैं। सयादिम सदिश ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु 1 हो, 2 या 2 से अधिक सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु 1 हो, एक ही हो, वह आपका कहलाएगा सयादिम सदिश। समान सदिश जिनका परिमाण व दिशा समान हो, परिमाण व दिशा समान हो, वह आपका कहलाता है समान सदिश। और संरेख सदिश का अर्थ होता है जिनके दिष्ट रेखाखंड बिल्कुल समांतर हो, दिष्ट रेखाखंड समांतर हो, उन्हें संरेख सदिश कहते हैं। या फिर इसको अपन संकेत में यूँ लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, ये दोनों संरेख कहलाएंगे यदि इन दोनों की बराबरी का संबंध किसी अदिश के साथ हो, लैम्ब्डा के साथ, तो ये दोनों संरेख कहलाएंगे। ऋणात्मक सदिश किसी भी सदिश की दिशा विपरीत कर दी जाए तो वो ऋणात्मक कहलाएगा और संकेत में उसके ऋण चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये सदिशों के अपने कुछ प्रकार थे। अब आपकी जो 10.1 ये प्रश्नमाला आपकी बुक में 10 नंबर पे है। तो जो 10 नंबर की प्रश्नमाला है, इस प्रश्नमाला के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो इन परिभाषाओं पर ही आधारित हैं। तो अपन 10.1 प्रश्नमाला देख लेते हैं। 10.1 में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर से
30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। 30 डिग्री उत्तर से 40 किलोमीटर पूर्व में विस्थापन का आलेखीय निरूपण। तो सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नॉर्थ होता है, ये साउथ है, और इधर ईस्ट होगा तो इधर वेस्ट होगा, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। अब प्रश्न क्या कह रहा है? 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर विस्थापन। तो यहाँ से 30 डिग्री नापें तो 30 डिग्री लगभग ये होगा, और पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर, तो ये 30 डिग्री पर 40 किलोमीटर कर देते हैं अपन, ये 40 किलोमीटर km, और ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो ये आलेखीय निरूपण हो गया। ये तो अपन को ग्राफ बनाना था। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो उस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये लिखा हुआ है कि नीचे कुछ राशियां दी गई है, उन राशियों के अंदर सदिश और अदिश राशि कौन कौन सी हैं बताएं। सदिश अदिश बतानी है। ये राशियां देखिए, पहले में दे रखा है 10 kg। तो अपन जानते हैं 10 kg में तो केवल परिमाण का बोध हो रहा है, तो ये तो अदिश हो गया इसका आंसर, ये अदिश है, अदिश। सेकंड नंबर आपको इसमें दे रखा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर से पश्चिम। अब देखिए इसमें 2 मीटर परिमाण को और उत्तर से पश्चिम दिशा को व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये राशि कैसे होगी? सदिश होगी। इस तरह के आपके दूसरे प्रश्न में प्रश्न है। और भी बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं। जैसे दूसरे प्रश्न में आपको दे रखे हैं 40 डिग्री। अब 40 डिग्री में तो केवल परिमाण का बोध हो रहा है, तो अदिश राशि होगी। फिर दे रखा है आपको इसमें एक त्वरण दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इकाई आपको पता होनी चाहिए कि भाई त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण है, और त्वरण क्या होता है? सदिश राशि। तो ये आपका सदिश हो जाएगा। तो इस तरह के दूसरे प्रश्न में प्रश्न है। तो 2 टाइप के प्रश्न अपने हो गए। अब इसके बाद में आता है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के अंदर आपको एक आकृति दे रखी है, उस आकृति को देख करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आकृति इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी ये है कि निम्न में से सदिश और अदिश की पहचान कीजिए। सदिश और अदिश राशियों को छांटना है। तो ये 5 प्रश्न दे रखे हैं। पहले में समय कालांश दे रखा है। समय हो अथवा कालांश केवल परिमाण का बोध होता है। जैसे 2 बजे, कालांश कौन सा? 5th नंबर कालांश चल रहा है, 6th नंबर कालांश चल रहा है, तो केवल परिमाण का बोध होता है, इसलिए ये अदिश राशि है। दूरी में केवल परिमाण यानी लंबाई मालूम होती है, ये भी अदिश राशि है। बल सदिश है। क्यों? बल में देखिए कितना बल, कितना फोर्स उस पर लग रहा है और किस दिशा में विस्थापन होता है। अब बल लगाएंगे तो उसमें विस्थापन होगा, अर्थात किसी दिशा में होगा। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध, ये सदिश राशि है। वेग सदिश है, कार्य अदिश राशि है। तो ये आपको उत्तर देना था क्वेश्चन नंबर 4। अब ये उत्तर तो आप समझ ही गए, कारण सहित मैंने बता दिया। ये अदिश राशि, ये अदिश राशि, ये सदिश, ये सदिश, ये अदिश। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक डायग्राम दे रखा है चतुर्भुज का।
और उस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को सदिशों के द्वारा व्यक्त कर रखा है ABCD रूप में। फिर उनमें से आपको बताना है कि कौन से सयादिम हैं, कौन से सदिश समान है, कौन से समांतर संरेख आदि। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है पहला प्रश्न, सयादिम सदिश कौन से है। सयादिम की परिभाषा थी कि दो सदिशों का प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु एक तो सदिश A का और सदिश D का सेम है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे A वेक्टर तथा D वेक्टर, ये दोनों सयादिम हैं। सेकंड प्रश्न आपसे इसमें पूछा था समान सदिश। समान सदिश कौन से हैं। समान सदिश का अर्थ होता है कि जो दिशा और परिमाण दोनों में बराबर, लंबाई और दिशा में सेम हो। तो देखिए इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है, दोनों की दिशा भी नीचे की ओर है, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं B वेक्टर तथा D वेक्टर, ये आपका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा था संरेख तथा असमान। असमान या विपरीत। संरेख का अर्थ होता है कि दो दिष्ट रेखाखंड समांतर हों। देखिए ये दोनों दिष्ट रेखा समांतर हैं लेकिन दिशा समान है। ये दोनों दिष्ट रेखाखंड समान है लेकिन दिशा विपरीत है। तो असमान पूछा था तो आपका उत्तर A वेक्टर तथा C वेक्टर आएगा, B और D नहीं आएगा। B और D भी संरेख तो हैं लेकिन असमान नहीं है, समान है, इसलिए आप इसका उत्तर लिखेंगे A वेक्टर तथा C वेक्टर, ये दोनों आपके उत्तर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य और असत्य वाले प्रश्न पूछे गए हैं। सत्य असत्य का उत्तर भी अपन को परिभाषाओं के आधार पे देना है, जिसमें पहला प्रश्न दिया है A वेक्टर तथा -A वेक्टर, इस तरह से लिखा हुआ है प्रश्न, A वेक्टर तथा -A वेक्टर संरेख है। कैसे हैं? संरेख हैं, ये कथन है। तो अपन देखें तो दो सदिश संरेख होते हैं यदि दिष्ट रेखाखंड सेम हो, दिशा चाहे विपरीत हो चाहे सेम हो। तो यहाँ पर दिशाएं तो दोनों की अलग अलग है, परिमाण दोनों का सेम है, अर्थात दोनों दिष्ट रेखाखंड समान है। तो ये कथन सत्य संरेख हुआ, ये सत्य है, सत्य। इसी तरह से सेकंड वाला जो प्रश्न दे रखा है वो दिया है आपको दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। संरेख सदिशों का परिमाण बिल्कुल बराबर होता है, दिशा विपरीत हो सकती है, समान हो सकती है, लेकिन संरेख का मतलब दो दिष्ट रेखाखंड परिमाण में समान, लंबाई में बराबर। तो ये कथन भी सत्य है। फिर इसके बाद में आपको तीसरा प्रश्न आपको इसमें दिया है दो संरेख सदिशों का परिमाण। दूसरे कथन में असत्य कथन है भाई, क्यों? क्योंकि दोनों समांतर ही तो होंगे, संरेख का मतलब समांतर होंगे, लेकिन समांतर का मतलब ये थोड़ी है कि दिष्ट रेखाखंड बराबर हो। जैसे ये दो रेखा हैं, दो रेखा दिष्ट रेखाखंड दोनों समांतर हैं लेकिन परिमाण में बराबर नहीं है, अर्थात ये कथन असत्य है। ये आवश्यक नहीं है कि परिमाण बराबर हो, तो सेकंड वाला असत्य होगा। थर्ड वाला है समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि समान परिमाण वाले संरेख नहीं होते, समांतर सदिश या समांतर दिष्ट रेखाखंड वाले सदिश संरेख होते हैं, इसलिए ये कथन भी असत्य है। तो इस टाइप के प्रश्न आपकी 10.1 में है, जो कि केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, अर्थात इस प्रश्नमाला की केवल ABCD अर्थात इसका आधार है, हम सदिश सीख रहे हैं।
ओके, तो ये प्रश्नमाला 10.1 तो आपकी कंप्लीट हो गई। फिर अब आगे देखते हैं। अब है सदिशों का योग। सदिशों का योगफल, यानी इसको किस प्रकार से अपन जोड़ते हैं। दो सदिशों का योगफल अपन निम्न दो विधियों से ज्ञात करते हैं, जिसमें से पहला आता है त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम का अर्थ होता है कि यदि त्रिभुज की क्रम से दो भुजाओं को दो सदिशों के द्वारा व्यक्त किया जाए तो उन दोनों सदिशों का योगफल उसकी तीसरी भुजा को व्यक्त करता है। यही त्रिभुज का योग नियम कहलाता है। त्रिभुज नियम या त्रिभुज योग नियम, योग नियम लिख लेना, त्रिभुज योग नियम। अर्थात त्रिभुज की दो भुजा क्रम से, मान लिया ए बी भुजा है, ये ए बी भुजा जो सदिश एक को व्यक्त करती है, और दूसरी आपकी बी सी भुजा है जो सदिश बी को व्यक्त करती है। दोनों की डायरेक्शन एक है, तो इन दोनों सदिशों का योग इसकी तीसरी भुजा ए सी के बराबर होगा, जिसकी डायरेक्शन ये होगी। अर्थात सी वेक्टर बराबर अपने पास आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही त्रिभुज का योग नियम कहलाता है। दूसरा नियम अपना आता है इसमें समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम, चतुर्भुज नियम। इस नियम के अनुसार यदि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को दो सदिश ए और बी वेक्टर से दर्शाई अपन इस प्रकार से कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, जिसकी ये मान लेते हैं अपन ओ ए बी सी, ओ ए सी बी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसकी संलग्न भुजा ये दोनों, जिनके सदिश क्रम से ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इन दोनों सदिशों के योग को दर्शाता है। अर्थात सी वेक्टर बराबर ए प्लस बी वेक्टर। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजा एक ही दिशा में हैं तो इनके सदिश भी सेम ही होंगे, ए वेक्टर। तो ये इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज नियम का अर्थ हुआ कि इसमें भी तो दो त्रिभुज ही बनते हैं, और त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं को दर्शाने वाले सदिशों का योग उसकी तीसरी भुजा के सदिश को व्यक्त करता है। ये त्रिभुज नियम ही इसमें लग रहा है, लेकिन इसको समांतर चतुर्भुज नियम इसलिए बोलते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को दर्शाने वाले सदिश हैं। अर्थात सदिशों के ये दो योग नियम हैं। अब इसके बाद में आता है कि योग नियम के अनुसार इसके गुणधर्मों के अंदर इसमें दो गुणधर्मों का पालन होता है। पहला आता है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। क्रम विनिमय सदिशों के योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अर्थात यदि अपने पास दो सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ा जाए, चाहे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को जोड़ा जाए, तो दोनों का योगफल सेम होगा। यानी दो सदिशों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। साचरीय नियम, साचरीय नियम का भी पालन होता है।
अर्थात तीन सदिशों को अपन किसी भी क्रम में जोड़ दे। ये मान लीजिए अपने पास तीन सदिश हैं और इनको जोड़ते हैं इस प्रकार से। यदि इन्हीं तीनों सदिशों को हम ऐसे जोड़ें कि पहले a वेक्टर प्लस b को जोड़ दिया, जो योगफल आए उसमें c वेक्टर जोड़ दिया, तो योग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात शास्त्रीय नियम का पालन होता है। अदिश से गुणा, अदिश गुणन, अदिश से गुणा, किसी भी अदिश राशि को यदि अपन किसी सदिश से गुणा करें तो वह अदिश राशि उस सदिश के अदिश घटकों से गुणित हो जाता है। अर्थात जैसे लैम्ब्डा अदिश है तथा ए वेक्टर अपने पास सदिश है, ए वेक्टर सदिश है। यदि अपन लैम्ब्डा इंटू ए वेक्टर करें, इन दोनों को गुणा करें, तो ये दोनों इस प्रकार से ही गुणा होंगे, लैम्ब्डा इंटू ए वेक्टर। जैसे ए वेक्टर का मान लीजिए अपन ने ये लिख दिया कि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये स्थिति सदिश है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो लैम्ब्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अर्थात इनके जो अदिश घटक 1 1 हैं उनके साथ लैम्ब्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी लैम्ब्डा गुणित हो जाता है। अदिश राशि से ऐसे के ऐसे गुणा कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और लें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ए वेक्टर दिया हुआ है जिसमें मान है 2i माइनस जे प्लस के कैप, स्थिति सदिश है ये, और लैम्ब्डा मीन्स तथा लैम्ब्डा मीन्स 3 है। तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि लैम्ब्डा इंटू ए वेक्टर बराबर अपने पास आएगा 3 इंटू 2i कैप माइनस जे प्लस के कैप। तो इस 3 को इसके अदिश घटकों से गुणा कर दो, अदिश सभी अदिश घटकों से गुणा होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 6i कैप, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3j कैप, 3 को इसमें भी अदिश घटक 1 है 3k कैप। तो ये अपना उत्तर होगा, यानी अदिश राशि से अपन गुणा कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है इसमें कि जो स्थिति सदिश अपन ने पढ़ा था, उस स्थिति सदिश के अंदर स्थिति सदिश के रूप में जब अपन किसी बिंदु का सदिश ज्ञात कर रहे थे उस समय त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति इस तरह से निर्धारित किया, और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जब ये OP वेक्टर है, OP दिष्ट रेखाखंड है, इन अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, y अक्ष के साथ बीटा एंड z अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है। यानी स्थिति सदिश निर्देशी अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है, तो इन कोणों के कोसाइन मानों को ही दिक् कोसाइन कहते हैं, या फिर इसको दिक् कोसाइन इस प्रकार से लिखते हैं, या डी कोसाइन। तीनों में से कोई भी शब्द आपके प्रश्न में लिखा जाए तो उसका अर्थ होगा दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन की परिभाषा क्या हुई? किसी भी बिंदु के स्थिति सदिश द्वारा निर्देशी अक्षों के साथ बनाए गए कोण के कोसाइन मान को ही दिक् कोसाइन कहते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं किसी भी, ये परिभाषा है, किसी भी बिंदु के स्थिति सदिश, जैसा कि चित्र के अंदर OP वेक्टर है,
स्थिति सदिश ओपी वेक्टर द्वारा निर्देशी अक्षों के साथ बनाए गए कोणों, यहाँ पर कोण क्रमशः अल्फा, बीटा एंड गामा है, वो लिख दिया। कोणों के कोसाइन मान यानी कोस के मान, कोसाइन मान ही दिक कोसाइन कहलाते हैं। और इन दिक कोसाइनों को क्रमशः हम संकेत में एल, एम और एन से व्यक्त करते हैं। एल एम एन ये दिक कोसाइन है, अर्थात एल बराबर, अर्थात एल का मान निकालें अपन तो अल्फा कौन बना रही है एक्स अक्ष के साथ, इसलिए इसका कोस में मान होगा कोस अल्फा, एम का मान होगा कोस बीटा और एन का मान होगा कोस गामा। ये दिक कोसाइन कहलाती है। संकेत में एलएमएन कहते हैं। कौन बनाए गए अल्फा बीटा गामा हैं तो उनके कोस के मान को ही कोसाइन कहते हैं। ओके, तो ये दिक कोसाइन हो गए। अब इसके बाद में आता है कि ओपी वेक्टर को अपन आर वेक्टर से भी दर्शाते हैं। यदि अपन अक्षों पर इस बिंदु से लंब डालें तो ये समकोण ट्रायंगल बनता है, और इस समकोण ट्रायंगल के अंदर यदि अपन इसके अंदर किसी भी कोण का मान निकालना चाहें, जैसे कोस अल्फा का मान निकालें तो कोस अल्फा बराबर कोस का सूत्र लगाएंगे तो अपन जानते हैं आधार बटा करण होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x बटा आर वेक्टर या r का परिमाण के रूप में हो जाएगा आर वेक्टर, क्योंकि r तो लंबाई में है। इसी तरह से कोस बीटा का मान आपके पास होगा y बटा आर वेक्टर का परिमाण, और कोस गामा बराबर आपके पास होगा z बटा आर का परिमाण। इस तरह से अपन कोस अल्फा बीटा और गामा का मान भी निकाल सकते हैं। इसके पश्चात आता है कि इस बिंदु के निर्देशांक P के निर्देशांक यदि अपन निकालना चाहिए, यदि किसी बिंदु का दिक कोसाइन LMN दे रखा हो, स्थिति सदिश दे रखा हो, तो बिंदु के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना चाहिए तो निर्देशांक LR वेक्टर होगा, MR एंड NR। ये परिमाण में है R, परिमाण में लगा सकते हैं। ये दिक अनुपात भी कहलाते हैं, या इनको क्या कहते हैं, दिक अनुपात, दिक अनुपात, अनुपात। तो अपने पास दिक कोसाइन प्राप्त हो जाते हैं। मात्रक सदिश यानी सदिश एक ही दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना, तो मात्रक सदिश को अपन एक कैप द्वारा दर्शाएंगे, जिसका सूत्र होगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण। ये मात्रक सदिश के लिए सूत्र होगा, जहां ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करते समय रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करें। यदि अपने पास सदिश ये हो, स्थिति सदिश के रूप में ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पूर्व में आपको बता दिया था कि जो अदिश घटक होते हैं उनके वर्गों का योगफल का रूट यानी दूरी ज्ञात करके मूल बिंदु से उस बिंदु या सदिश की दूरी। तो ये आपका किसी सदिश की दिशा में मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है पहला, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो जबकि सदिश ए वेक्टर का मान ये दिया हुआ है स्थिति सदिश के रूप में, बी वेक्टर का मान भी स्थिति सदिश के रूप में दिया है। जहाँ भी निर्देशीय अक्ष आई कैप जे कैप के कैप आएगा वो स्थिति सदिश कहलाएगा। तो ये स्थिति सदिश के रूप में दो सदिश आपको दे दी है। अब अपन को एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है जबकि दोनों सदिश कैसे हैं, समान। और समान सदिश के लिए मैंने आपको स्थिति सदिश से बताते समय ये लिखवा दिया था कि दो सदिश समान होंगे यदि उनके अदिश घटक समान हो। तो ये दोनों समान हैं तो इनके अदिश घटक समान होंगे। तो आपका आंसर ये होगा, समान सदिशों में अदिश घटक समान होंगे। इसलिए तुलना x बराबर इसका अदिश घटक इसके अदिश घटक के बराबर। यहाँ पर आपको दिया है दो बराबर इसमें तुलना y, के कैप का अदिश घटक z, के कैप का अदिश घटक 1, इसलिए z बराबर 1। ये आपका आंसर हो। तो ये पहला उदाहरण था। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर दो सदिश ए और बी दोनों के मान स्थिति सदिश के रूप में हैं और जब ये स्थिति सदिश के रूप में है तो उत्तर पूछा है क्या ए और बी का परिमाण बराबर है। तो परिमाण तो निकाल के देखना पड़ेगा। ए और बी समान है ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले परिमाण निकाल के देख लेते हैं अपन। ए वेक्टर का परिमाण का अर्थ क्या होता है भाई, लंबाई ज्ञात करनी है मूल बिंदु से। तो रूट अदिश घटक देखिए इसका कितना है 1 का वर्ग प्लस जे का अदिश घटक कितना है 2 का वर्ग। तो इसका परिमाण कितना हुआ √5। फिर बी वेक्टर का भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे परिमाण। तो रूट में क्या आएगा इसमें 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि इसमें अदिश घटक 2 और 1 है। तो बराबर कितना हुआ वही √5। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं इसमें ए वेक्टर का परिमाण बराबर बी वेक्टर का परिमाण। तो पहला आंसर तो आ गया आपका, अर्थात दोनों के परिमाण सेम है। लेकिन दिशा देखते हैं। दिशा के अंदर दिशा सेम तभी होती है जब अदिश घटक भी सेम हो। तो यहाँ पर अदिश घटक बराबर नहीं है। आई का 1 है इसमें आई का 2 है, इसमें जे का 2 है इसमें 1 है। तो अदिश घटक समान नहीं होने के कारण दिशा समान नहीं होगी। तो दिशा समान नहीं है, ये अपना उत्तर हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सदिश ए वेक्टर। अब सदिश का स्थिति सदिश रूप दिया है। स्थिति सदिश ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। अब मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए तो आपके पास फॉर्मूला है ही
कि भाई ए वेक्टर बराबर अपन को ये ज्ञात करना है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा ए का परिमाण। अर्थात इस सूत्र में पहले ए वेक्टर का परिमाण चाहिएगा, तो ए वेक्टर का परिमाण याद कर लो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये लो ए वेक्टर आपको दिया हुआ 2i प्लस 3j प्लस के कैप बटा, अब नीचे परिमाण लिखना है, तो परिमाण के लिए अपन दूरी वाले सूत्र का प्रयोग, यानी अदिश घटक 2 का वर्ग प्लस अदिश घटक 3 का वर्ग, अदिश घटक यहाँ पर 1 है, बराबर कुल मिला के अपने पास ये उत्तर आएगा 2i प्लस 3j प्लस के कैफ रूट 2 का वर्ग 4 9 1 या 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस के कैफ बटा रूट 14, या इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं 2 बटा रूट 14 i कैफ प्लस 3 बटा रूट 14 j कैफ प्लस 1 बटा रूट 14 के कैफ। ये अपना दिए हुए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश है। ए कैफ है तो सदिश ही, तो वो भी इसी रूप में आएगा। तो ये अनुदिश मात्रक सदिश हुआ, और मात्रक सदिश को अपन जैसे 5 से गुणा कर दें तो वो 5 परिमाण का मात्रक सदिश हो जाएगा, 7 से गुणा कर दें तो 7 परिमाण का उसकी दिशा में सदिश हो जाएगा। इसी तरह का एग्जाम्पल आपका 4th नंबर है, जिसमें एक सदिश दे रखा है और 7 परिमाण का उसकी दिशा में सदिश पूछा गया है। तो पहले आप उसकी दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कर दो, फिर उसके बाद में ये ज्ञात कर दें, या अपन इसको एक सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। सूत्र ये लिख सकते हैं सदिश ए वेक्टर की दिशा में n परिमाण का सदिश ज्ञात करना। तो n परिमाण का सदिश ज्ञात करेंगे तो अपन उसको ये लिख सकते हैं n कैप n ए कैप बराबर n इंटू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण। लेकिन ये बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये n परिमाण का है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 अपन इसके आधार पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। सदिश ए वेक्टर स्थिति सदिश के रूप में दिया कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो दिशा में के अनुदिश या की दिशा में एक ही अर्थ है दोनों का, तो इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। n का मान अपने पास कितना हो जाएगा 7। ए वेक्टर आपको दे ही रखा है, परिमाण आपको ज्ञात करना है, तो इस सूत्र का प्रयोग करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7 ए कैप बराबर 7 ए वेक्टर बटा 1 का परिमाण बराबर 7 ए वेक्टर का मान i माइनस 2j कैफ अपॉन परिमाण अपन देखेंगे तो रूट i कैप का अदिश घटक 1, j कैप का अदिश घटक -2 का वर्ग बराबर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 7i कैप -14 j कैप बटा
नीचे अपने पास रूट में कितना आता है 5, तो ये अपना उत्तर हो गया। या फिर इसको साफ साफ अपन लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 7/√5i माइनस 14/√5j, ये अपना आंसर होगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, जैसा कि बुक में आपको दे रखा है, पहले आप इसके अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करें और इकाई सदिश को 7 से गुणा कर देंगे तो आपके पास 7 परिमाण का इकाई सदिश प्राप्त हो जाएगा। ओके, अभी अपने पास समय काफ़ी हो चुका है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो शेष आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में देंगे और तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।